देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज से आपको कक्षा 10 का अनुसार हल कराया जाएगा 2023 के पहले सेट से। 2023 का जो पहला सेट है उस सेट का कोड है डीवी। अब आपको पता है कि ये पेपर दो खंडों में है। आपका खंड आ में 20 बहुविकल्पी होते हैं और खंड बा में हल करने वाले प्रश्न होते हैं। तो पहले खंड आ हल करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, और केवल उनका विकल्प ही नहीं जान लेना, कैसे आया वो भी जानना है। आपका पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए चार विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है ए बराबर मासा कोष्ठ में ए कामा बी गुणते बी। बी विकल्प है आपका ए गुणते बी लासा, बराबर का चिन्ह होना चाहिए विकल्प में, बराबर का चिन्ह नहीं, बराबर लासा ए कामा बी का। सी विकल्प में है बी बराबर मासा ए कामा बी गुणते लासा ए कामा बी। डी विकल्प है, विकल्प में लिखा है ए क्रॉस बी और फिर लिखा है मासा ए कामा बी गुणते लासा ए कामा बी। तो इस पर सीधे इसी के पास लिखा है, यहां पर भी बराबर का चिन्ह होना चाहिए, इस विकल्प में मिसप्रिंट है। चलिए अब देखते हैं। एक सूत्र हमने बताया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था, सूत्र वो ये बताया था कि पहला व्यंजक गुणते दूसरा व्यंजक बराबर मासा गुणते लासा। पहला व्यंजक गुणते दूसरा व्यंजक बराबर मासा गुणते लासा। अब वो जो दो व्यंजक होते हैं उन्हीं का मासा और लासा का गुणा किया जाता है। तो इस सवाल में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कहा गया है। तो आपका पहला व्यंजक ए हो गया गुणते दूसरा व्यंजक बी हो गया बराबर मासा कहे का होगा यही जो दो व्यंजक है ए कामा बी गुणते लासा किसका होगा जो दो व्यंजक है ए कामा बी का। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां से ये सूत्र निकला कि ए गुणते बी बराबर मासा गुणते लासा ए कामा बी और ए कामा बी का मासा और लासा। तो इसलिए डी विकल्प सही होगा आपका। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है आपका एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। ए विकल्प है प्राकृतिक संख्या, बी विकल्प है आपका अपरिमेय संख्या, सी विकल्प है परिमेय संख्या और डी विकल्प है पूर्ण संख्या। तो इस सब की आपको परिभाषा भी पता होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या। इसके लिए हमने एक वीडियो पूरा बना दिया था पहले ही, तो वहां से आपको समझ लेना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है।
परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जुड़वां अभाज्य संख्या क्या होती है, इस सब के लिए हमने एक वीडियो बना दिया था, एक में ही सब कुछ बता दिया था, वहां से आपको देख लेना है कि इनके बारे में। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या, यानी वो शून्य ना हो, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। यानी वो तुमसे जानना चाहता है कि परिमेय संख्या का भाग दें, परिमेय संख्या का भाग दें अपरिमेय संख्या में तो क्या आएगा, वो ये तुमसे जानना चाहता है। लेकिन जो परिमेय संख्या होगा शून्येतर हो, यानी शून्य को छोड़कर हो, शून्य को छोड़कर कोई संख्या हो, तब क्या होगा। इसका हल देखिए कैसे करें। इसके लिए थोड़ा हम यहां से समझ लेते हैं कि अगर हम अपरिमेय संख्या का गुणा करें अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या का गुणा करें अपरिमेय संख्या में, तो अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या करने में परिमेय संख्या आती है। अगर अपरिमेय संख्या का गुणा आप अपरिमेय संख्या में करो तो परिमेय संख्या आती है। कैसे, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। √2 का गुणा √2 में करेंगे जो 2 आएगा तो ये परिमेय संख्या है। यहां से हमने सूत्र आपको बताया कि अपरिमेय संख्या का गुणा जब भी आप अपरिमेय संख्या में करोगे तो परिमेय संख्या आएगी। अपरिमेय संख्या की परिभाषा हमने बताई थी, वहां पर कई पहचान बताई थी, और एक परिभाषा वहां पर हमने ये भी दी थी कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन पर ऋण लगा दें तो वह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इस पर ऋण लगा दें तो यह परिमेय संख्या होगी। फिर इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर इसके बाद 3 है, 3 में आप ऋण लगा दीजिए तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर 5 है अभाज्य संख्या, तो 5 में ऋण लगा दो तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां से हमने ये सूत्र निकाला। अब आते हैं जो हमसे उसने प्रश्न पूछा है। तो देखिए एक अपरिमेय संख्या उधर भेज दीजिए। तो यहां से हमने लिखा अपरिमेय संख्या गुणते हैं परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो यहां से निकला अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या थी इधर तो एक उधर भेज दी, बटे अपरिमेय संख्या। यानी यहां से यह निकला कि यदि हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी बी विकल्प आपका सही होगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक शून्येतर परिमेय संख्या है, यानी शून्य को छोड़कर, उसे कहते हैं शून्येतर। ये आपका दूसरा हो गया विकल्प। तीसरे विकल्प पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, यदि यम बराबर 5 है और यन बराबर यम प्लस 7 है, तो प्रश्न कह रहा है तो √यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान होगा। ए विकल्प है 65, बी विकल्प है 26, सी विकल्प है 13, डी विकल्प है आपका 17। हल में आते हैं। देखिए यम बराबर दिया है 5, यन बराबर दिया है यम प्लस यन, तो इसमें यन बराबर मान ज्ञात कर ले, यम का मान रख दो, यम का मान है 5, तो 5 प्लस 7, तो यन का मान आपका आ गया 7 प्लस 5 12, और यम का मान 5 दिया था। तो अब आपसे पूछा है उसने √यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान, तो बराबर √यम का मान रखिए 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस यन का मान 12, तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 को जोड़ेंगे √169 होगा, और 169 का वर्गमूल आपका 13 आ गया। यानी विकल्प नंबर सी आपका सही है। इस प्रश्न का विकल्प सी सही है।
अब हम इसके चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी ए विकल्प है 1, बी विकल्प है 2, सी विकल्प है 3 और डी विकल्प है अपरिभाषित। वैसे तो ये प्रश्न अब सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं। इसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? जैसे हमने 2/3 लिखा है, ये परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, q 0 ना हो तथा p और q सहभाज्य संख्याएं हों। उन संख्याओं को सहभाज्य संख्याएं कहते हैं जिनका मासा 1 हो। यानी हम ऐसा कह दें कि उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें, q 0 ना हो तथा p और q का मासा 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो केवल, उन्हें ही कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। तो इसके समतुल्य यानी ऊपर नीचे समान संख्या का गुणा करते चले जाएं तो कितनी संख्याएं होंगी? 1 की, 2 की, 3 की, 4। तो ऐसे ही तो अपरिमेय रूप से अनेक यानी अपरिभाषित विकल्प इसका सही होगा। चलिए अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। हम 5वां प्रश्न कह रहा है, देखिए इनको हल करने में केवल इन्हीं प्रश्नों को नहीं जानना है, इनके अगल बगल जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको समझने हैं। जैसे कि 5वां प्रश्न है आपका, कह रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो ए विकल्प है रेखाएं समांतर हैं, बी विकल्प है रेखाएं समपाती हैं। सी विकल्प है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए हमने डाटा बताया था आपको, उसके लिए जितनी चीजें बताई थी, कोई जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आ जाए, दूसरा भी आ सकता है, तो सब कुछ सीख लेना है। यदि एक रेखा हो आपकी, दो रैखिक समीकरण में एक हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी रेखा हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो यदि फर्स्ट कंडीशन बताई थी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं।
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका हल कितना होता है, एक जगह पर केवल एक बिंदु पर हल कर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यानी इसका एक हल प्राप्त होता है। ऐसा कोई चीज जिसके समान कोई दूसरा ना हो, एक ही चीज प्राप्त हो, उसे ही कहते हैं अद्वितीय हल। यानी ऐसी स्थिति में अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है। यदि दूसरी स्थिति हमने बताई थी, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो एक रेखा दूसरे के ऊपर होती है, इसी के ऊपर, तो एक रेखा दूसरे के ऊपर होती है, तो एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, तो एक रेखा पर जब अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं तो दूसरी रेखा भी यदि उसी के ऊपर होगी तो वह अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं पर काटेगी, और एक रेखा दूसरे के ऊपर हो तो इस स्थिति को कहते हैं संपाती। संपाती और कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, अपरिमित रूप से अनेक, या इसी को कहते हैं अनंत हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक को ही कह देते हैं अनंत हल, अनंत हल होंगे। और तीसरी स्थिति आपको हमने बताई थी, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती नहीं है, काटती नहीं है, समांतर होती हैं, तो कोई हल संभव नहीं होगा। जब एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो कोई हल संभव नहीं होगा, कोई हल संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा कोई हल। जब कोई हल संभव नहीं होगा तो ऐसे समीकरण जिनका कोई हल संभव ना हो तो वो समीकरण निकाय असंगत होते हैं, तो ये असंगत होगा। यहां पर हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं इस प्रश्न के अलावा, और अभी हम इस प्रश्न के विकल्प पर फिर जाएंगे। और जिनका जिनका हल संभव हो, चाहे हल एक हो चाहे अपरिमित रूप से अनेक हो या उसी को अनंत हल कहते हैं, तो वो समीकरण निकाय संगत होते हैं। यानी इस स्थिति में भी समीकरण निकाय संगत होता है और दूसरी स्थिति में भी समीकरण निकाय संगत होता है, केवल तीसरी में नहीं होता। तो अब इस प्रश्न पर आते हैं, पूरा सब कुछ जानने के बाद, क्योंकि जरूरी नहीं कि प्रश्न ऐसा ही होता। कह रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखाएं समांतर होंगी। तो रेखाएं समांतर कब हुई अभी देखा हमने, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो ऐसा तो है नहीं। फिर कह रहा है रेखाएं संपाती होंगी, तो रेखाएं संपाती कब होती हैं, ये लिखा हुआ है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसमें यही है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी बी विकल्प सही होगा आपको। तो आपको सही चिन्ह नहीं लगाना होता है, वहां पर कोई हमार सीट मिलेगी, उसमें 20 प्रश्न होंगे, ऐसे 1 2 3 4, और सब में विकल्प होगा ए बी सी और डी। तो जैसे ये आपका 5वां प्रश्न है, तो 5वें का कौन सा सही है, बी। तो बी पर आप गोला करेंगे, और गोला ऐसे किया जाता है कि जब आप गोला करें तो ना उसके बाहर निकले गोला के और ना गोला छूटे, तभी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है, नहीं तो फिर कंप्यूटर रिजेक्ट कर देगा। तो आपका ये 5वें प्रश्न का हल हो गया। अब हम आते हैं, देखिए 6वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है 6वां प्रश्न, छठवां प्रश्न देख लेते हैं इसका क्या कहता है। 6वां प्रश्न आपका कह रहा है किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है,
21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। ए विकल्प है 21, बी विकल्प है आपका 42, सी विकल्प है आपका 63 और डी विकल्प है 84। तो विकल्प पर चिन्ह नहीं लगा लेना, कैसे आया ये हमें जानना है। हल में आते हैं, देखिए तो जैसे हम सभी प्रश्न हल कर रहे हैं तो अभी आपको प्रैक्टिस यहां पर करनी है। हो सकता है ये प्रश्न बहुविकल्पी में ना आए, तो आपको क्या करना है कि इन सभी प्रश्नों को हल करना है जैसे मैं हल कर रहा हूं। और हम प्रश्न हल कर रहे हैं जब, तो केवल इसी प्रश्न का उत्तर नहीं बता रहे हैं, इस प्रश्न के अगल बगल जितने प्रश्न संभव है बोर्ड पेपर के लिए उन सब का उत्तर आपको बताया जा रहा है। किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है तो वो संख्या होगी, माना संख्या यक्स है, माना संख्या बराबर यक्स, तो प्रश्नानुसार कह रहा है संख्या का 1/3, संख्या माना यक्स, 1/3 मतलब 1/3 किसके बराबर है 21 के, कर दिया बराबर 21। तो यक्स बराबर, ये भाग में गुणा में जाएगा 21 गुणते 3, तो यक्स बराबर 21 तिरका 63 आ जाएगा। सी विकल्प सही है, यानी जो OMR सीट होगी तो छठवें प्रश्न के सामने सी विकल्प पर गोला करेंगे। ये आपका छठवां हो गया प्रश्न। अब हम आते हैं 7वें प्रश्न पर। देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है एक द्विघात समीकरण दिया है। देखिए एक द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। ए विकल्प है 0, बी विकल्प है 1, सी विकल्प है 2 और डी विकल्प है 3। तो हल में आते हैं। देखिए एक द्विघात समीकरण अगर है तो उसके 2 मूल होते हैं, त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 मूल होंगे। तो एक द्विघात समीकरण क्या है आपका, x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 दिया है। तो अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसके 2 जो मूल होंगे वह दोनों मूल उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इस समीकरण का एक मूल दिया है जो वो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। चूंकि ये द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है, अतः यह मूल द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो रख देते हैं इसमें, द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है तो x बराबर -2 रखने पर, तो x बराबर -2 रखेंगे इसमें तो आपका आ जाएगा x जहां पर -2 रखो, -2 का स्क्वायर + 2 गुणते -2 -p = 0, -2 का स्क्वायर +4 + -4 -p = 0, 4 - 4 0 आ गया आपका, यानी 4 से 4 कट गया, -p = 0 तो p बराबर -0 नहीं 0, क्योंकि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। 0 उदासीन पूर्णांक है, ना यह धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, तो p का मान जो आपका निकला वो 0 निकला, इसलिए ए विकल्प आपका सही हो गया। चलिए अब हम आते हैं 8वें सवाल पर। तो देख लेते हैं एक हिसाब से 8वां सवाल भी हम, बाकी 8वां जो क्वेश्चन है अब इस नए सिलेबस में जो नई बुक आई है आपकी, जिससे पेपर आपका संभवतः आना है, उसमें नहीं है, फिर भी देख लेते हैं।
कहता है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इनके त्रिभुज होंगे। ए विकल्प है समबाहु, बी विकल्प है विषमबाहु, डी विकल्प है समरूप, सी विकल्प, और डी विकल्प है समद्विबाहु। ये अब क्वेश्चन, चूंकि अब नई बुक जो है उसमें 1.6.1 से 6.3 प्रश्नावली तक ही है, यानी 5वीं प्रमेय तक है, और ये क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय 5वीं प्रमेय के बाद है। तो आपने फिलहाल पढ़ा ही होगा कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। कब? जब त्रिभुज समरूप हो, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय का स्टेटमेंट है, तो वो आपको तो याद होना ही चाहिए। 9वां क्वेश्चन हम कई बार बोल चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ए विकल्प है 0, -7, बी विकल्प है -7, 0, सी विकल्प है 7, 0 और डी विकल्प है 7, 7। डी विकल्प है 7, 7। तो अभी हल करके इसका उत्तर हम निकाल रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ जो बहुविकल्पी प्रश्न है आपको मान लो नहीं आते, तो उसमें कम से कम गलत उत्तर तो छांट सको। कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो हमने एक दिन बताया था कि एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु अगर होगा तो उसका वाई निर्देशांक 0 होगा। कब? जब एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित होगा, और बिंदु अगर वाई अक्ष पर स्थित हो, वाई अक्ष पर, इस अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा, ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो इसमें किस अक्ष पर बिंदु स्थित है? एक्स अक्ष पर, तो वाई निर्देशांक 0 होगा। जो पहले लिखा हुआ निर्देशांक होता है वो एक्स निर्देशांक होता है, बाद में लिखा हुआ निर्देशांक वाई निर्देशांक होता है। तो एक्स अक्ष में अगर बिंदु स्थित है तो इसका वाई निर्देशांक 0 होगा, एक्स नहीं 0 होगा। तो वाई निर्देशांक इसमें और इसमें 0 है, यानी ये विकल्प तो बिल्कुल नहीं हो सकता और ये विकल्प तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब 2 विकल्प बचे हैं, तो इनको हल करके निकाले ले रहे हैं, जैसा कि हम हल करते रहे हैं। तो माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसका निर्देशांक x, 0 है। एक्स अक्ष पर स्थित अगर बिंदु है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। तो माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P है जिसका निर्देशांक
x अक्ष पर स्थित है तो मान लिया x कामा 0, y अक्ष पर स्थित होता तो 0 कामा y मानते, y कामा 0 नहीं, स्थित है जो कि बिंदु A 2 कामा -5 तथा B -2 से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। तो इसका मतलब P से A और B के बीच की दूरी कैसी है? समान। इसका मतलब है कि PA बराबर PB है। P और A के बीच की दूरी PA हो गई। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। 0 माइनस और माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। PB P और B के बीच की दूरी, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये x माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2, 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर अंडर रूट x + 2 का होल स्क्वायर। 0 - 9 का स्क्वायर 81। अब इस सवाल को आगे हल करने के लिए हमें रूट खत्म करना होगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और ऐसा जैसे ही करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। खोलो इसको, x स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो -4x हो जाएगा प्लस का 25। इसको खोलो, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर घटा -4x और 25 और 4 प्लस का 29 हो गया। 4x प्लस 81 और 4 85 हो गया। तो -4x इसको भी इधर लाओ, -4x बराबर 85 - 29, तो -8x बराबर, अब 85 में 29 घटा लेते हैं, 15 में चले गए 9, 6 बचेगा, 7 बचा, 7 में चला गया 2, 5 बचेगा, यानी 56 आया आपका। तो x बराबर आ गया 56 बटे -8, तो x बराबर आ गया -7। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु हमने x का मान 0 माना था, x का मान आया -7 और y का मान 0 था ही। -7 का मान 0, यानी इसका B विकल्प आपका सही है। अब चलिए 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास में 10 ही क्वेश्चन देखेंगे। अब आप सोचो कि हम लगभग आधा घंटा से हल कर रहे हैं 10 प्रश्नों को, और वो बहुविकल्पी, तो पेपर कैसे हो पाएगा? तो हमने आपको केवल प्रश्न ही नहीं, केवल उनका उत्तर नहीं बताया है। ऐसा करने के लिए 5 मिनट काफी था 10 प्रश्नों में। हमने इसके अगल बगल के प्रश्न कैसे हल होंगे और कैसे हल हुआ, कैसे बेसिक चीजें सब कुछ बताई, इसलिए आपका 30 मिनट लगभग लगा। आपके 10 प्रश्नों में, यानी एक प्रश्न में लगभग 3 मिनट लग गया। वैसे तो 5-6 मिनट में हल हो जाएंगे, केवल प्रश्न हल करने ही जाएंगे हम। तो 10वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC। तो A विकल्प है कि कोण B जो होगा वो ग्रेटर देन होगा कोण C के। B विकल्प है कि कोण जो B है वो लेस देन होगा कोण C के। C विकल्प है कोण B बराबर होगा कोण C के। और D विकल्प है कि कोण B लेस देन आर इक्वल टू, थोड़ा चिन्ह ऐसे बनाते हैं, कोण और इसका चिन्ह एक ही तरीके दिखेगा, कोण C। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसका नाम है उस त्रिभुज का, तो हमने बना दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसमें
ए बी भुजा ए सी के बराबर है। तो हमने कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने कि अगर त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने सी कोण है और ए सी के सामने बी कोण है। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो यहां से निकल आएगा कोण बी बराबर कोण सी। आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्न आपके हल कराए जाएंगे। कोई प्रश्न ना समझ में आया हो तो उसको दोबारा आप समझिए, फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए। पहली बात तो ऐसे कोई स्थिति हमने नहीं छोड़ी है जिससे आपको समझ में ना आए, इसीलिए इतना टाइम लगा है। इसके आगे के प्रश्न जो है आपके कल की क्लास में हल कराए जाएंगे। धन्यवाद।